दर्पण नए विचारों का। ये है युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती। नमस्कार, राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और मैं हूं महेश्वर नारायण शर्मा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश आज भी लक्ष्य की ओर बढ़ने वालों के लिए मंत्र है। ये संदेश युवाओं को आत्मविश्वास और दृढ़ता की प्रेरणा देता है। हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन महान दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद की जयंती को समर्पित है। उनके विचारों और आदर्शों से युवाओं को प्रेरित किया जा सके और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम है उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। ये केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि आज के युवा भारत के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। ये कथन स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है, जो युवाओं को आत्मविश्वास, चरित्र और कर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। आज जब भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है, तब ये थीम और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस हमें ये याद दिलाता है कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। यदि युवा अपने विचारों को सकारात्मक कर्म में बदल दें, तो भारत न केवल एक विकसित राष्ट्र बनेगा, बल्कि विश्व को दिशा दिखाने वाला नेतृत्व भी प्रदान करेगा। यही इस थीम का मूल संदेश और उद्देश्य है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया था। आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 पर संदेश। मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है। आपका सामर्थ्य, आपका टैलेंट, मैं हमेशा आपकी एनर्जी से खुद भी एनर्जी पाता रहा हूं। और आज देखिए, आज आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर थामे हुए हैं। साथियों, साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। अरे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष मनाया जा रहा है। इस बार के गणतंत्र दिवस का थीम भी वंदे मातरम ही था। इसी क्रम में हमारा सुरक्षा बल CISF 25 दिनों का वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन चला रहा है, जिसमें वंदे मातरम हमारे समुद्र तटों पर गूंजेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से CISF की महानिरीक्षक सोनिया नारंग से। जैसा कि बताया है कि CISF 28 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन कर रहा है। आपको मालूम है कि CISF भारत की एक प्रीमियर सेंट्रल आर्म फोर्स है, जो राष्ट्र के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लाइफलाइंस की सुरक्षा करता है। कोस्टल सिक्योरिटी ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है
और सीआईएसएफ का कोस्टल साइक्लोथॉन कोस्टल सिक्योरिटी के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आप जानते हैं कोस्टल सिक्योरिटी तभी स्ट्रांग हो सकती है जब तटीय समुदायों में सुरक्षा, विकास और नागरिक दायित्वों के प्रति जागरूकता हो। इसी उद्देश्य से 2025 में पहली बार सीआईएसएफ साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था और इसी से प्रेरित होकर इस वर्ष सीआईएसएफ साइक्लोथॉन को और ज्यादा बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज करने जा रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष के साइक्लोथॉन को वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का नाम दिया गया है, जो राष्ट्रीय एकता, गौरव एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। सुरक्षित तट, समृद्ध भारत, इस थीम पर आधारित वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 का उद्देश्य कोस्टल सिक्योरिटी को सुदृढ़ करके कम्युनिटी वेलबींग, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी तथा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ अग्रसर होकर विकसित भारत 2047 की विजन को साकार करना है। साइक्लोथॉन का समापन 22 फरवरी 2026 को कोच्चि में होगा। यात्रा के दौरान तटीय क्षेत्रों में लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुख्य तौर पर पहला, तटीय समुदायों और मछुआरों को कोस्टल सिक्योरिटी के प्रति सजग करना। दूसरा, राष्ट्र के प्रति गौरव और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना। तीसरा, भारत की उत्कृष्ट सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर को सेलिब्रेट करना। चौथा, कोस्टल कम्युनिटीज विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा करना। 150 साइकिलिस्ट की टीम में 50% महिला साइकिलिस्ट शामिल होंगी, जिसका एक मुख्य उद्देश्य होगा बच्चियों को इंस्पायर करना। वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 के दौरान कुछ स्थानों पर कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मेगा इवेंट्स भी आयोजित किए जाएंगे। इसी पहल के तहत सीआईएसएफ 52 कोस्टल विलेजेस को भी अडॉप्ट करेगी, जहां साइक्लोथॉन के बाद भी साल भर पार्टिसिपेटिव एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ओएनजीसी और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से सीएसआर के तहत कल्याणकारी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल युवाओं के मार्गदर्शक हैं, बल्कि उनके भीतर छिपी प्रतिभा को तराशने के माहिर कलाकार भी हैं। प्रख्यात लेखक, स्पीकर, स्तंभकार, फेस रीडर और युवाओं के बीच लाइफ कोच के रूप में मशहूर डॉक्टर नंदितेश निलय से बातचीत का संपादित अंश अब हम सुनवाते हैं। नंदितेश जी, आप युवाओं के साथ करीब से जुड़े हैं। बहुत से युवा करियर का चुनाव करते समय भ्रमित रहते हैं और आजकल ये बहुत आम हो गया है, तो वे अपनी सही प्रतिभा का चुनाव किस प्रकार से कर सकें? जब बच्चा छोटा होता है और बड़ा होता है तो सबसे पहले माँ बाप परेशान होते हैं कि उसे चलना नहीं आता। अगर वो एक कदम चलता है तो सब बड़े खुश होते हैं, फिर वो चाहते हैं वो दौड़े। युवाओं को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि उनमें कठिन मेहनत और लगन उनके अंदर है क्या, वो सबमिट करते हैं क्या उस मेहनत के लिए, उस लगन के लिए। तो मेरी सलाह यह है कि वो अपनी प्रतिभा को पहचाने, लेकिन उसके पहले कठिन मेहनत और पूर्ण लगन से अपने व्यक्तित्व को ढालें, उसको अपनी आदत बनाएं। और ये आदत है, एक आदत है जिसे आप अगर हासिल करते हैं तो समाज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और यह तभी संभव है जब युवा अपने आप को एक अनुशासन देते हैं और समय को सम्मान। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करियर के चुनाव में और सोचने में हम बहुत समय बर्बाद करते हैं। दूसरी एक बहुत मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, ये सब तो विषयों के गुलदस्ते हैं और सभी को पढ़ना है ये। लेकिन आप अपने आप से यह पूछिए कि पढ़ाई करते करते क्या आपका वक्त बीत जाता है या बिताना पड़ता है? अगर बीत रहा है आपका वक्त तो मतलब ये है कि कठिन मेहनत और पूर्ण लगन आपकी आदत बन गई है। और यही वक्त है जब आप अपनी प्रतिभा से परिचित होने जा रहे हैं। बस एक उनको सुझाव है, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, जीतना तय है। आप यूपीएससी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और यूपीएससी पास करना और प्रशासनिक सेवा में जाना हमारे देश के बहुसंख्य युवाओं का सपना होता है। आप एथिक्स के विशेषज्ञ हैं, यूपीएससी के सिलेबस में एथिक्स भी है। आपको क्या लगता है कि एथिक्स की पढ़ाई कर लेना काफ़ी है या उसे आचरण में उतारने पर ही सफलता सुनिश्चित है? इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम मंत्र रोज क्यों पढ़ते हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च क्यों जाते हैं? रिमाइंडर है,
जी, हो सकता है जरूरी नहीं कि जिस भाव से हम अंदर जाते हैं, जिस भाव से हम बाहर निकलते हैं, हम उसी भाव से आचरण भी करते हो। जी। ये जरूरी नहीं है। मंत्र पढ़ने के बाद हमें अच्छा फील होता है, हम मंत्र पढ़ लेते हैं। तो एथिक्स एक रिमाइंडर है। मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, आपने पढ़ा तो। और ये रिमाइंडर क्यों नहीं होना चाहिए प्रियंका जी कि एक जिला में एक कलेक्टर को सोचकर उस जिला के अंतिम गांव का अंतिम आदमी ये सोचता है कि कलेक्टर साहब आ गए हैं, गांव में पानी आ जाएगा। ये तो एथिक्स से आएगा, ये तो वैल्यू से आएगा। तो यूपीएससी में पूरी गवर्नेंस, मैं देश में पूरी गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एथिक्स पे चलेगा तो सुकून मिले। चांद तारे सूरज आसमां सबके सबके सांझे हैं, इंसान ही इंसान का हो जाए तो सुकून मिले। अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति कलेक्टर को देखकर उसे लगता है मेरे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये एथिक्स से ही तो आएगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का ये जो दौर है, इसमें युवा अक्सर तनाव में रहते हैं, फोमो के शिकार होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे कई सारी दुर्घटनाएं भी आए दिन होती रहती है। इससे बचने के लिए क्या सलाह आप देना चाहते हैं युवाओं को? जब हम अपने आप से ही दूर हो गए हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का क्या मतलब है? जी, है ना। जिसे ये इल्म नहीं कि उसके पास इल्म क्या है। डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। तो हमारा तो अपने आप से ही कनेक्शन इतना दूर हो चुका है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट तो बना ही रहेगा ना, क्योंकि हम रेस में आ चुके हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मुझे जीतना इसलिए है कि वो व्यक्ति जीत रहा है, और मैं हारा हुआ इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्ति जीत चुका है। और आप यकीन मानिए वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जो उसके रिलेशन में है। जी। वो उनसे परेशान नहीं है कि असंख्य लोग सफल हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति से जरूर परेशान है जो उसके संबंध में है। तो मुझे हमेशा, मैं युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी को कुछ साबित करने के लिए कुछ ना करो, खुद में बेहतर बनो और ईर्ष्या ना करो। मुझे लगता है कि 3 बातें मैं उनको बिल्कुल कहना चाहूंगा आज। घमंड, ईर्ष्या और हीनता, ये 3 बीमारी है, इसे मत पालो। अगर ये 3 नहीं है तो फिर फोमो भी नहीं है। आगे मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि हमारे श्रोता जो अभी आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं सभी से कहता हूं, मृत्यु जो निश्चित है उसका पीछा मत करो, जीवन का पीछा करो। जीवन यात्रा है, यात्रा को बढ़िया करो। और ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में। मन में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां पर आप अपने को बचा के रखिए, उस अच्छे इंसान को बचा के रखिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है और हौसले के साथ जीवन जीना है। जीवन एक मिला है, तो जीवन को यात्रा बनानी है। खूब पढ़ना है, खूब लिखना है, खूब अच्छी आदतों के साथ रहना है। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। 10 से 18 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। तो फिर क्या युवा भारती भी पहुंच गई बुक फेयर? आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हमारे युवा साथी। मेरा नाम रीते है। पहले तो नाम के बारे में बता देता हूँ। तो रीते के पीछे की एक कहानी है छोटी सी, कि पितृ प्रधान जगत में जब नाम माँ का छिपते देखा, मैं रीता का बेटा तब से खुद को रीते बताता हूँ। जहाँ तक बात है लिखने की, तो मेरा जो नजरिया है, बेसिकली मैं जिस तरह से समाज को देखता हूँ या समाज में जो आसपास चीजें हो रही हैं उसको जो देखता हूँ मैं वही लिखता हूँ। और इसी नाम से मेरी जो कविता संग्रह भी है कि जो देखा वही कह दिया, वो भी आई है। इसमें इस तरह की कविताएं हैं कि समाज में जो चीजें हो रही है, आपके आसपास जो चीजें हो रही है, जो देश में हो रही है, उस घटना पे एक अपना ख्याल, वो छोटी छोटी कविताओं का संकलन है, जो देखा वही कह दिया। प्रेम कहानियों के संग्रह इतवार का एक दिन के लेखक से क्या बात हुई, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अरहान है और मैंने एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है इतवार का एक दिन। और ये किताब, इसमें बहुत सारी प्रेम कहानियाँ हैं। और इस किताब को जो लिखने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग सा अंदाज़ है। इसमें कुछ डार्क एलिमेंट्स है, कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें भी हैं, ठीक है, फैंटेसी है कुछ। और इसमें जो सबसे अलग जो मुझे लगती है, उसमें अलग अलग मेटाफर्स हैं, ठीक है, और मेटाफर्स में कहानी लिखी गई है। इसमें एक दहेज पे 2 कहानी आधारित हैं, और उसके साथ साथ एक कहानी है पेंसिल, जिसमें बचपन का जो लोगों का गिल्ट होता है वो जवानी में कैसे आता है, और कैसे कोई गिल्ट हमारे अंदर होता है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो वो कहानी उस पर आधारित है। और इसी तरह 8, 9, 10 और कहानियाँ हैं जो इन्हीं तरह के जो विषय हैं उन पर आधारित है, ठीक है। और जो पाठक है, मतलब कि 18 से लेकर 30, 35, 40 तक भी लोग इसको पढ़ सकते हैं। मतलब इसका कोई वो नहीं है, 50 साल के ही लोग ही पढ़ सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, युवा जा रहा है इसको पढ़ के अच्छा उनको लगेगा, ठीक है। और इसमें प्रेम कहानियाँ, लैंग्वेज हिंदी है।
भारत के गांवों में लोकतंत्र की असली ताकत बसती है और अब वही गांव युवाओं के लिए सीखने की नई प्रयोगशाला बन रहे हैं। मॉडल यूथ ग्राम सभा इस दिशा में एक नई पहल है जो छात्रों को लोकतंत्र की जमीनी प्रक्रिया का अनुभव कराती है। इसी मॉडल यूथ ग्राम सभा के राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण 28 जनवरी 2026 को भारत मंडपम में किया गया। हमारी बात हुई एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज श्री सुशील कुमार लोहानी से। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ये मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये जो पहल है, इसके शुरू करने के पीछे मूल सोच क्या रही? हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्राम सभा को लोकतंत्र की आत्मा कहा था। यदि आप देखें, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद इसकी विस्तृत रूपरेखा भी आई है। तो ये जो 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम केवल पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में सोचते हैं। बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 2.5 लाख से ज्यादा जीवित लोकतंत्र है और ये अपना काम कर रही हैं। तो ये जो 3 टायर इंस्टीट्यूशंस है, इसमें जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत की भी जो आत्मा है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा यदि ठीक से काम करेगी तो ग्राम पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ठीक से काम करेगी। इसलिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम चाहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी पंचायती राज व्यवस्था और पर्टिकुलरली ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से जुड़े। इसलिए हमने ये जो कार्यक्रम आरंभ किया है, हमारी युवा पीढ़ी ग्राम सभा केवल एक शब्द के रूप में जाने तो ये न तो केवल जीवित मंच रह नहीं पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि मॉडल यूथ ग्राम सभा के माध्यम से हम अपने यंग जनरेशन को, जो कि अभी 18 साल नहीं हुए हैं, अगले 1-2 साल में वयस्क बनने वाले हैं, मतदाता बनने वाले हैं, उनको हम ग्राम सभा के बारे में बताएं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा कैसे फंक्शन करती है, उसके क्या उद्देश्य हैं और उसमें नागरिक हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से बताते हैं। जी, तो जैसा इसकी पहल में आपने जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों को जोड़ा है, तो जो छात्र हैं वो इस ग्राम सभा की प्रक्रिया में भाग कैसे लेते हैं? हमने पहले जवाहर नवोदय विद्यालय, ये तो प्रथम चरण है हमारे इस इनिशिएटिव का। हमने पहले जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों को इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये दोनों स्कूल आप देखें कि रूरल एरिया में है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं मोस्टली रूरल एरिया के बच्चे पढ़ते हैं और ये बच्चे काफी प्रतिभाशाली होते हैं। और इनको हम जब ये कार्यक्रम चलाते हैं स्कूल में, हम पहले प्रत्येक स्कूल से 2 टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। वो जाके हमने एक डिटेल गाइडलाइन डेवलप किया हुआ है कि कैसे गांव में जाके स्कूल में एक पर्टिकुलर दिन बच्चों को अलग अलग भूमिका दी जाएगी। कोई सरपंच बनेगा, कोई सचिव बनेगा, कोई वार्ड मेंबर बनेगा, कोई एज ए विलेजर रहेगा और गांव की जो समस्याएं जनरली होती है, हमने कुछ प्रिस्क्राइब किया, कुछ जो एक्चुअल गांव की समस्याएं हैं उनको लेके चर्चा करें, उसका वो प्लान बनाए कैसे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पंचायत के जो बजट है, बजट के बारे में डिस्कशन करें और यदि कुछ और पैसे चाहिए तो अपने ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये सारी बातें हम इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। तो सुशील कुमार जी, जो अभी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके माध्यम से इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, तो उसमें जो बच्चे अभी हमें सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनकी सहभागिता के बारे में बात करें तो वो सहभागिता कैसे हो सकती है जो आप इसे जैसे आगे आगे इसको एक्सटेंड करेंगे? अभी हमने इनफैक्ट रूरल एरिया में भी हमने बहुत ही लिमिटेड स्तर पे हमने किया। अभी तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, जिला परिषद के स्कूल्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल्स हैं, वो लाखों की संख्या में है। अभी हमें जो नेक्स्ट ईयर हम इसको और प्रचार प्रसार करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे कि आप अपने स्कूलों में भी इसको करें ताकि हमारा जो ये जो मैसेज है, गांव के बच्चे जो हमारे अभी हाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम इसके माध्यम से सचेतन कर सकते हैं। हमारी जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री है और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो कि दोनों स्कूल चलाती है, हमने उनके साथ भी टेकअप किया है कि आप इसको एक ये इंस्टीट्यूशनलाइज करें इस अरेंजमेंट को, ताकि जो इनके जो कैरिकुलम होते हैं ना, कोर्स कैरिकुलम के अंदर ये चला जाए ताकि हर एक स्कूल में हर एक बच्चे इसको एक्सपीरियंस कर सके भविष्य में, जब भी वो 9, 10, 11 में पहुंचे इसको कर सके, सो दैट सारे बच्चे, सारे गाँव के बच्चे इसके बारे में जागरूक हों। बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत अच्छी पहल भी है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसकी जड़ें बचपन से ही मजबूत हो। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा जो पहल है ये साबित करती है कि बच्चे अगर सही मंच पर हों और उन्हें सही अवसर दिया जाए तो वो देश के जिम्मेवार नागरिक बन सकते हैं।
आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। युवाओं का खेलों से गहरा नाता है और आज के दौर में तो हमारा देश हर तरह के खेल स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो खेलों को ही ध्यान में रखते हुए हमने बात की द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित पैरा शूटिंग के राष्ट्रीय प्रशिक्षक जयप्रकाश नौटियाल से पैरा शूटिंग खेल में प्रशिक्षण की स्थिति पर। पैरा शूटिंग जैसा कि शब्दावली में है कि शूटिंग डेफिनेटली इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो दिव्यांग शूटिंग करते हैं उनको पैरा शूटिंग कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि हर खेल के अपने कायदे, अपने नियम हैं। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है फॉलो करने होते हैं। तो कुछ उदाहरण दूंगा मैं आपको कि करीबन हमने 4000 से ऊपर जो पैरा एथलीट हैं उनको मेडिकली क्लासिफाई किया है। मेडिकली क्लासिफाई का मतलब होता है कि क्या वो इस खेल के लिए एलिजिबल हैं या नॉट एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस में शूटिंग और पैरा शूटिंग में सिर्फ दिव्यांगता के आधार पर अगर कुछ इक्विपमेंट लगता है, उसके अलावा नियम जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो नॉर्मल शूटिंग या पैरा शूटिंग में होता है। दिव्यांगता की क्लासिफिकेशन के मानदंड क्या है पैरा शूटिंग के लिए? नॉर्मल तौर पे कहूँ तो जैसे एम्पुटेशन है कि एम्पुटेशन भी जो है अगर एंकल से ऊपर अगर आपका एम्पुटेशन है, रिस्ट है, रिस्ट से ऊपर अगर आपका एम्पुटेशन है, पंजों का सिर्फ कटना ही इस कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा जो बहुत ज्यादा है कि भाई अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिसमें कि दिव्यांगता ज्यादा है तो वो जो है इस कैटेगरी में आ सकते हैं। कई बार होता है हमें क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरा 75% है या 50% है या 40% है, तो वो मापदंड नहीं है, क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिर्फ जो है आपको सरकारी अगर बोलूं व्यवस्थाओं के लिए और नियमों के लिए और उनकी जो है योजनाएं हैं उनके लाभ के लिए जो है ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है। वो स्पोर्ट्स में नहीं आता है। स्पोर्ट्स का अपना ही मापदंड है और अपनी ही कैटेगराइजेशन है। और किस तरह की दिव्यांगता को इसमें लेते हैं? इसमें जो है जैसे विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड है, वो भी शूटिंग कर सकते हैं। तो उनके लिए जो है इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, उनको जो है गाइड किया जाता है साउंड से। तो वो है कॉमनली हमारे पास बोला जाता है हमारा जो है स्पीच की और हियरिंग की इम्पेयरमेंट है, तो क्या वो लोग भी आते हैं कि भाई नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो वो बिल्कुल नहीं आते हैं, वो नॉर्मल कैटेगरी में खेलते हैं। पर अब जो है क्योंकि एक डेफ ओलंपिक होता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वो पैरा कैटेगरी में नहीं आते। भारत में पैरा शूटिंग के लिए किस प्रकार की सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के बारे में बताइए कुछ। काफी बड़ा टॉपिक है जी। मैं स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले तो यह है कि एक्सेसिबिलिटी हमारी थोड़ी इशू है। आप समझ सकते हैं कि आप व्हील चेयर पे हैं और जो हमारा राइफल जो चलाते हैं, राइफल में एक्चुअली हमारा इक्विपमेंट ज्यादा होता है। राइफल में हमारे जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, हमारा ग्लव्स हैं, सीलिंग है। सेकेंडली हमारे पास क्या है, अगर आप 2 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अलग अलग राइफलें हैं। फिर उसके बाद जो है क्योंकि हमारा जो है जो पैरा शूटिंग में है कुछ गेम बढ़े हुए हैं। गेम बढ़ने का मेरा मतलब है कि जैसे 10 मीटर जो एयर राइफल होती है उसमें हमारा प्रॉन पोजीशन है, तो उसके लिए आपको टेबल चाहिए। वो टेबल बहुत स्टडी होती है, हैवी होती है, शूज़ होते हैं आपके। तो वो सारा का सारा सामान अगर मैं लेके चलूँ तो करीबन 65 से 68 किलो हो जाता है। तो आप व्हील चेयर पे हैं और 65 से 68 किलो लेके आपने चलना है हर बार। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल नहीं है, जगह आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये सिचुएशन हो जाती है। पर हमारे पास शूटर आ रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे शूटिंग रेंजेस हैं वो एक्सेसिबल बन गए हैं। तुगलकाबाद शूटिंग रेंज जो है एक्सेसिबल है, उसके तर्ज पे बाकियों ने भी थोड़ा थोड़ा एक्सेसिबिलिटी रखी है। हमारा आर्मी के साथ MOU है, तो हम लोग महू इंदौर के पास में जो जगह है वहाँ बार बार जाते हैं हम कॉम्पिटिशंस के लिए, ट्रायल्स के लिए या कैंप के लिए। तो उसमें भी उन्होंने पूरा का पूरा जो है एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा हुआ है। और सरकार की नीतियाँ डेफिनेटली हमारे लिए जो है प्रोत्साहन और ज़्यादा मिला है, उससे हमारे लिए अच्छी हैं जी। उसका रीज़न ये है कि जब 2015 दिसंबर मैंने पैरा शूटिंग स्टार्ट किया था तो उससे पहले पैरा शूटिंग थी, पर लेकिन 2 या 3 लोग जाते थे और आते थे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। पर लेकिन 2015 से निरंतर बढ़ावा मिलता रहा। हम लोग टैलेंट स्काउटिंग के लिए भी गए, हम लोगों ने प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई, हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बनाए। जो लोग अगर शूटिंग कर रहे थे तो उनको पर्सनली जो है कहीं ना कहीं से उनके टेलीफोन नंबर ले करके हम लोगों ने कांटेक्ट किया, उनसे बात की, मैंने उनको कन्विंस किया। उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी भी मिला कि 2017 में जो हमने पहला वर्ल्ड कप पार्टिसिपेट करने गए तो वो उसको पार्टिसिपेट करने दिया। तो उससे पहले हमारे पास वर्ल्ड कप में कोई मेडल नहीं था जी। और उसमें 2 महिलाएं अवनी लेखरा हैं और पूजा अग्रवाल हैं, इन दोनों ने जो है सिल्वर मेडल जीता। और सिल्वर मेडल से ज़्यादा एक्चुअली वर्ल्ड में एक हलचल मचाई जी कि इंडिया में पैरा शूटिंग
अब है, अगर मैं कहूँ जो आजकल कूल लैंग्वेज में करते हैं कि वी आर रेडी टू रॉक द वर्ल्ड। सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर। तो जीत आपकी निश्चित है। खेलों की ही बात आगे बढ़ाते हुए आइए बात करते हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा और रोमांचक टूर्नामेंट होगा। ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत फरवरी 2026 में होगी और इसका फाइनल मुकाबला मार्च 2026 में खेला जाएगा। ये T20 विश्व कप का 10वां संस्करण होगा जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा लेंगी। क्या आप राष्ट्रपति भवन की खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए, क्योंकि वो समय आ गया है जिसका सबको इंतजार था। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान के दरवाजे अब आम जनता के लिए खुलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति सचिवालय ने घोषणा की है कि आप 3 फरवरी से 31 मार्च तक इस शानदार उद्यान की सैर कर सकते हैं। साथियों, विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद रेडियो को बढ़ावा देना और लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी दिन साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इसकी घोषणा की थी। साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर अपनाया था। इस बार के वर्ल्ड रेडियो डे का थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस थीम का मुख्य उद्देश्य रेडियो के महत्व को उजागर करना और लोगों को इसके उपयोग के प्रति जागरूक करना है। रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम है जो न केवल जानकारी प्रसारित करता है बल्कि शिक्षा, मनोरंजन और आपातकालीन परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा भारती की भी आपसे मुलाकात रेडियो पर ही तो होती है, क्यों, है ना? बातों बातों में समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला और हमारे जाने का वक्त भी आ गया। तो मैं प्रियंका और मैं महेश्वर नारायण शर्मा आज के युवा भारती से विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे अगले अंक में नए विषयों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।